एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सत्यजीत सुले। आज हम बात करने वाले हैं एयर प्यूरिफायर। हम शार्प नाम की जो कंपनी है उसके साथ एसोसिएट हैं, जिनका एक एयर प्यूरिफायर नाम का एक प्रोडक्ट है। उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो चलिए अभी मुझे बताइए, एयर प्यूरिफिकेशन हमारी नीड है या एज ए लग्जरी हमें इसे यूज करना है? व्हाट डू यू थिंक? डिसीजन शुड बी योर्स। मैं मेरा ओपिनियन तो बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आज जो सिनेरियो है कोरोना पैंडेमिक का, उसकी वजह से ये हमारी नीड बन गया है। चलिए उसके बारे में डिटेल जानते हैं कि क्या है, क्यों ये नीडफुल है फॉर अस, इट्स नेसेसरी गैजेट। तो चलिए देखते हैं, राइट? In 160 seconds, you will decide how this story ends. This is a story about us, the indoor generation. A generation that spends 90% of its life indoors. It all started the day we left nature behind. We filled our homes with lovely things and all the stuff we wanted. Our homes became places you would never want to leave. Artificial light replaced daylight, and we built our houses so that nothing could escape. We cooked and showered, breathed and played, slept and sweated. But we had closed ourselves in to a point where nothing could get out. So when the air turned bad inside, we tried fixing it with chemicals. And we put in little artificial suns everywhere to make the darkness bearable. That's when things started to happen. Hard to notice in the beginning. Some needed help to sleep, to breathe, to not itch. Many of us even started to feel sad. So we turned on happy lamps to make the sadness go away. Then, scientists discovered that the air inside our homes is up to 5 times more polluted than the air outside. And that the lack of daylight can affect children's learning and increase blood pressure. It turns out that kids' rooms often have the highest concentration of toxicants in the house. In fact, millions of homes are unhealthy to live in. They discovered that living in damp and moldy homes increases the risk of asthma by 40%. And I learned that millions of people like me suffer from asthma and allergies caused by a bad indoor environment. And so, here we are. How the story ends is up to you, because it's not written yet. If you care about the indoor generation, do something. Begin to think and live differently. Let light and fresh air into your life again. Even small changes can make a huge difference for coming generations. देखिए, हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है, 5 तत्वों से बना हुआ है। फायर, वाटर, एयर, अर्थ और स्पेस, राइट? इन पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है। 70% वाटर से हमारी बॉडी बनती है। फायर होता है जो कि हमारे खाने से डिराइव होकर फूड से हमें एनर्जी देता है। और एयर जो है जो कि हम लेते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, वो सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड है, राइट? तो वो है जैसे है वैसे हमें लेनी पड़ती है। तो ये है फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जो कि हमारे शरीर को जरूरी होती है, राइट? अभी एज ए कॉन्शियस पर्सन हम यहाँ पे पानी या खाना अच्छी क्वालिटी का चूज कर पा रहे हैं, लेकिन जो हम एयर अंदर ले रहे हैं, शरीर में सांस ले रहे हैं, उसको हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छी चाहिए हमें एयर, राइट? नहीं कर पा रहे, जो है वही लेनी पड़ रही है। तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा।
अभी देखिए, जैसे कि पानी के लिए हम वाटर प्यूरिफायर यूज़ करते हैं, अच्छा पानी इन्फेक्शन ना हो, उसमें इम्प्योरिटीज ना हो, इसलिए अच्छे पानी के लिए हम घर में वाटर प्यूरिफायर हायर करते हैं। वैसे ही अब आप सोचिए, हम दिन भर में देखें तो 3 से 5 लीटर पानी पीते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। लेकिन जो हवा लेते हैं वो जो है 11,000 लीटर्स, देखिए पर डे 11,000 लीटर पर डे सांस लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं शरीर। लेकिन उसके बारे में हम सोच रहे हैं। देखिए, ये अगर एयर अच्छी एयर नहीं होगी, खराब एयर होगी, पोल्यूटेड एयर होगी, इन्फेक्टेड एयर होगी, तो वो हमारे शरीर को डैमेज करेगी कि नहीं करेगी? जरूर करेगी। तो उसका सोल्यूशन है क्या हमारे पास में? कुछ जगह पे हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह पे नहीं है सोल्यूशन। देखिए, ये हम इंडस्ट्रीज बंद नहीं कर सकते, ये 4 व्हीलर्स जो व्हीकल्स है उसको बंद नहीं कर सकते, एसी बंद नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें हमें यूज करनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ में जो एयर है, जो इम्प्योरिटीज है उसमें, उसको क्लियर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा, राइट। अभी देखिए, आज कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सिचुएशन ये हुई है कि काफ़ी सारे लोग डरे हुए हैं, घर में बैठ के सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि फाइनेंशियल बर्डन्स बहुत सारे हैं, तो उसकी वजह से काम पे नहीं जा पा रहे, उसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन्स बढ़ रहे हैं। अभी देखिए, डॉक्टर्स हो या कई सारे ऑफिसेस हैं, शॉप्स है, सलून्स है, पार्लर्स है, जहाँ पे लोग जाने से डर रहे हैं। क्यों? कारण एक ही है, ये वायरस। उससे बचने के लिए कुछ है क्या हमारे पास में? कुछ नहीं है। उसका सोल्यूशन हम दे रहे हैं दोस्तों। वहाँ पे हम अगर इसको यूज़ करते वर्क प्लेस पे मॉडिफिकेशन करना जरूरी है। वहाँ पे अगर सोचेंगे हम कि यार ये नई चीज़ अभी कहाँ से खरीदें, तो प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। तो यही चीज़ है, राइट। तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इंडोर पोल्यूशन इज मोर देन द आउटडोर। बाहर से ज़्यादा घर में या किसी भी ऑफिस में ज़्यादा पोल्यूशन होता है। उसका कारण क्या? घर में कारपेट्स होते हैं, काफ़ी सारे घरों में पेट्स भी होते हैं, घर में किचन में खाना पकता है या फ्लोर क्लीनिंग होता है, डस्ट रहती है, माउस या कॉकरोचेस रहते हैं, लिजार्ड रहते हैं, इनके लिए इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं। कपड़े धोने के लिए भी काफ़ी सारी जगह पे हम केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये एयर भी पोल्यूट हो जाती है और उसकी वजह से हमारे शरीर में काफ़ी सारे क्या सोल्यूशन है? See, air pollution is one of the, it has been recognized as one of the most toxic, hazardous environmental agent to our health, and this has been recognized by the World Health Organization, the WHO. So it goes without saying that if there is air pollution around us, it is bound to harm our health sooner or later. It may not cause immediate effects, but over a period of time, it would certainly cause some damage to our lungs and our overall health. You are more prone to it, actually, because your lungs are already compromised because of the cigarette smoke. On top of that, now that you're being exposed to the environmental smoke or environmental pollution, that will only worsen the situation and not improve it. The most common diseases that we face related to air pollution are respiratory allergies, starting with watering of the eyes, running of the nose, nasal congestion, sneezing, sore throat, pharyngitis, then going on to bronchitis, asthma, COPD, that is chronic obstructive pulmonary disease, and lung cancers as well. But the damage because of air pollution is not just restricted to the lungs, but can happen also to the brain, heart, kidneys, practically all organs of the body. AC only cools the air, it does not clean the air. The impurities are not necessarily coming from outside. The impurities are from within the house itself. The logic is that indoors, at least you're spending 10 to 12 hours in the house. For at least that much period, you should be able to breathe good air, good quality, clean air. Even for outside, you need to be taking precautions. Wear masks like the N95 mask when you're traveling on the roads. Well, you have to always see the pros and cons of everything that you buy. It may be costly, but if it is improving your health, then it's certainly beneficial. There are studies which have shown that with the use of air purifiers, the incidence of asthma, asthmatic episodes, airway allergies, respiratory infections, all of them come down, especially in children. That's a very difficult question to answer really, which air purifier would be better than the other. There are no
trials or studies to compare one head-on one with the other. There are no head-to-head trials with all these air purifiers. I guess you'll have to go by what your technology tells you. ज़्यादा है तो भी हमें अलग अलग बीमारियाँ उसके साथ में हम किस जगह पे रहते हैं, यानी कि हम घर में रहते हैं तो वहाँ पे कारपेट्स कौन सा है, पेट्स है क्या, पेट्स कौन से यूज़ करते हैं, रूम स्प्रे यूज़ करते हैं क्या, कुकिंग टाइप्स कौन कौन से है, उसकी वजह से जो गैसेस निकलती है, इन्फेक्शन फैलता है, ये सभी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अगर घर में है तो ये सभी चीज़ें हमें इम्पैक्ट करती है और इन्फेक्ट करती है, राइट। तो ये क्या होता है, इसी की वजह से हमें स्नीजिंग होता है, म्यूकस सिक्रीशन होता है, राइट, तो इन्फ्लामेशन होता है, उसके बाद में ये सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि कोई कोई बीमारियाँ होने लगती है, साइनोसाइटिस होने लगता है, अस्थमा होने लगता है, एलर्जी होने लगता है, थ्रोट इन्फेक्शन होने लगता है, न्यूमोनिया होता है, H1N1 जैसे स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियाँ होती हैं, कॉमन फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, बहुत सारी बीमारियाँ होने लगती है। उसके साथ में आज नया आया है कोरोना वायरस, जो कि पुराना है लेकिन थोड़ा सा उसका जनरेशन बदल गया है, राइट। तो उसी की वजह से हमें इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि ये ज़्यादा किसको इम्पैक्ट करेगा, राइट। घर में कोई अगर 60 साल के ऊपर कोई व्यक्ति है, बच्चे हैं, दूसरा जिसको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जिसको कैंसर है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, ऑटोइम्यून डिसीजेस है, ऐसे लोगों को ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, खर्चा बढ़ेगा, डॉक्टर्स की विजिट बढ़ेगी, मेंटेनेंस बढ़ेगा, फाइनेंशियल कंडीशंस पर असर होगा, काम सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। तो हमें अगर इससे बचना है तो एयर प्यूरिफिकेशन इज द बेस्ट वे वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये जैसे कि कोरोना वायरस है, ऐसे कई सारे वायरसेस और ज़िंदगी में आने वाले हैं और वो लाइफ टाइम रहने वाले हैं, ना कि कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए। तो इसका सोल्यूशन है दोस्तों क्या? नमस्कार दोस्तों, आज के दिनों में 3 तरह के लोग सबसे ज़्यादा चिंतित है। पहला, जिनके घर में न्यूबॉर्न बेबीज है। दूसरा, जिनके घर में सीनियर सिटीजन्स या एल्डरली है। तीसरे, जो डॉक्टर्स हैं। मैं उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जिनकी अपनी क्लिनिक है, अपनी प्राइवेट क्लिनिक है या किसी हॉस्पिटल से अटैच्ड है। उनको तो पेशेंट देखना ही देखना है और उनको ये नहीं पता लगेगा कि जो पेशेंट वो उनसे मिलने आ रहे हैं, उनसे कंसल्ट करने आ रहे हैं, वो किस तरीके का इन्फेक्शन लेके आते हैं। उनको तो पेशेंट के सामने जाना है, पेशेंट से इंटरेक्ट करना है और जो इंटरेक्ट करेंगे उसमें क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये WHO का एक आर्टिकल है। उस आर्टिकल में उन्होंने ये कहा कि कोविड-19 या बाकी तरीके के जो इन्फेक्शंस है किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं, किस तरीके से फैलते हैं रूम के अंदर। हवा के अंदर जो पानी के ड्रॉपलेट्स है और जो छींक के दौरान जो ड्रॉपलेट्स क्रिएट होते हैं, वो ड्रॉपलेट इजीली हवा में ट्रांसमिट करते हैं। जो भी इन्फेक्शन हम एक्सपोज होते हैं, हमारे आंखों में भी जा सकते हैं, मुंह में जा सकते हैं, हमारे सांसों के जरिए अंदर जा सकते हैं। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने कुछ सजेशन दिए। सजेशन सोशल डिस्टेंसिंग कि 1-1.5 मीटर का गैप रखिए, फासला रखिए। कोरोना वायरस हो सकता है अगले कुछ दिनों में निकल जाए, लेकिन ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये रहेगा। अभी कोई कुछ नहीं कह सकता कितने दिन रहेगा, तो वो कैसे बचेंगे इस क्रॉस इन्फेक्शन से। इसमें तो उसको रोकने के लिए उन्होंने सजेशन दिया कि अगर एयर में डिस्टरबेंस हो, एयर की मूवमेंट हो कंटिन्यूअसली, तो उस ड्रॉपलेट की ट्रांसमिशन रिड्यूस की जा सकती है। अब एयर के जो मूवमेंट है वो 2 तरीके से की जा सकती है। आप सीलिंग फैन चलाइए या फैन चलाइए, आप उससे भी एयर की मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीलिंग फैन से करेंगे तो इन्फेक्शन का खतरा कम नहीं होगा, इन्फेक्शन घूमता रहेगा। लेकिन अगर उस कमरे में आप एयर प्यूरिफायर लगाते हैं तो एयर प्यूरिफायर के अंदर जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो जो क्रॉस इन्फेक्शन को उसको रोकने में मदद। बगैर खाने के हम 3 हफ्ते रह सकते हैं, बगैर पानी के 3 दिन, लेकिन बगैर सांस के 3 मिनट भी नहीं। WHO के अनुसार पिछले साल 70 लाख लोगों की मौत एयर पोल्यूशन से हुई है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं, हमारी सांसें कैसे सलामत रहें। हवा में 3 गड़बड़ियाँ होती हैं। पहली कार्बन और डस्ट पार्टिकल्स, दूसरी जहरीली गैसें और तीसरी ऑक्सीजन की कमी।
तो डस्ट पार्टिकल्स या कार्बन पार्टिकल्स जिनकी वजह से खांसी, अस्थमा जैसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती हैं, इनकी तरफ हमारा ध्यान है, अवेयरनेस बढ़ी है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी, जो कि एक्चुअल में शहरों की ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा गंभीर समस्या हो गई है, इसकी तरफ अभी हमारा ध्यान नहीं है। हर व्यक्ति को रोज़ 550 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, और इतनी ऑक्सीजन तभी मिल सकती है जब 11,000 लीटर ताज़ी हवा मिले, जिसमें कम से कम 19.5% ऑक्सीजन हो। अगर ऑक्सीजन का लेवल इससे कम हो तो एनर्जेटिक फील नहीं होता है, घुटन भी होने लगती है, और शहरों में आजकल ऐसा काफ़ी महसूस होता है। अगर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा गिर जाए तो शरीर के कई हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। 10% पे दिमाग काम करना बंद कर देता है, और 6% पे तो मौत हो जाती है। ऐसे कई केसेस हुए हैं जब लोग बाग कार के अंदर बच्चे को सोता हुआ छोड़ गए, एसी ऑन करके, और जब लौट के आए तो बच्चा मरा हुआ मिला। एक और चीज़ जो आजकल काफ़ी बढ़ रही है वो ये है कि जिनके घरों में एसी है उनके यहाँ कैंसर बढ़ रहा है, और इसका कारण भी ऑक्सीजन की कमी है। क्योंकि जब एसी लग जाता है घर में तो खिड़कियाँ बहुत कम खुलती हैं, और खिड़कियाँ खुलती नहीं तो ताज़ी हवा आती नहीं है, और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के मेटाबॉलिज्म में ये फ़र्क होता है कि कैंसर सेल्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो जब कभी भी लो ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट बनता है, कैंसर सेल्स प्रोलिफरेट करने लगती हैं। और ऐसा तब बहुत ज़्यादा हो जाता है कि जब घर में कोई पेस्टिसाइड स्प्रे किया गया हो, या गुड नाइट, ऑल आउट जैसी कुछ फ्यूम्स हों। तो आज की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ऑक्सीजन के लेवल को कैसे मेंटेन किया जाए। तो इसका एक तरीका तो ये है, चलो भाग चलें जंगल की ओर, लेकिन ये सब तो नहीं कर सकते हैं। तो जो ये नहीं कर सकते हैं उनके लिए सुझाव नंबर 1 ये है कि घर में अगर एसी है तो उसे तुरंत निकाल के कबाड़ी को दे दें, क्योंकि जब तक एसी नहीं जाएगा खिड़कियां नहीं खुलेंगी, और जब तक खिड़कियां नहीं खुलेंगी तब तक 11,000 लीटर पर पर्सन हवा अंदर नहीं आएगी, और इससे कम हवा में काम नहीं चलेगा, क्योंकि बाहर की हवा में ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है। दूसरा काम यह करें कि घर में जितना भी गैर ज़रूरी सामान है वो ज़रूरतमंद लोगों को दे दें, क्योंकि जितना ज़्यादा खाली स्पेस होगा उतना ज़्यादा हवा के आने की, रहने की गुंजाइश बनेगी। कई लोगों के घरों में ऐसा है कि घर सामान से पटे पड़े हैं, अब घर में अंदर खाली जगह ही नहीं तो हवा आए कैसे, और हर सामान अपनी कुछ ना कुछ वेपर्स भी छोड़ता है। तो अगर सामान कम होगा तो हम उनकी वेपर्स से भी बचेंगे। और तीसरा काम जो हम सबको करना चाहिए वो ये है कि हमें खुद अपना एयर पोल्यूशन कम करना चाहिए। कार की जगह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर डीजल या पेट्रोल 10,000 लीटर हवा खाता है, और शहरों में आजकल ऐसे हालात बन गए हैं कि जितनी हवा हम लोग नहीं खा रहे हैं उससे ज़्यादा कारें खा रही हैं। तो हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना होगा। हमें खरीदारी भी कम करनी चाहिए, सिर्फ वही सामान खरीदना चाहिए जो बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि हर सामान के बनने में एयर पोल्यूशन होता है। चौथा काम ये करें कि ऑक्सीजन के प्रोडक्शन पर ध्यान दें। घर में आगे, पीछे, बालकनी में, छत पे, जहाँ कहीं भी जगह हो पेड़ पौधे लगा दें। ज़मीन में लगाएं, ज़मीन नहीं है तो गमलों में लगाएं, लेकिन ध्यान ये दें कि पेड़ पौधों पे कभी भी पेस्टिसाइड ना डालें। कई लोग घर में बड़े बड़े गार्डन लगा लेते हैं और फिर पेस्टिसाइड डाल देते हैं, तो ऑक्सीजन के आने का जितना फ़ायदा नहीं, उससे ज़्यादा नुकसान हो गया पेस्टिसाइड का। और इस सब के बावजूद भी जंगल की सैर को ज़रूर जाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल असली हवा तो वही है। अभी ऐसा पूछने पर सब सोचते हैं यार मेरे पास तो एसी है, एसी मुझे प्रोटेक्ट नहीं करता क्या, प्योर एयर नहीं देता क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। एसी हमें कंफर्ट देता है, कन्वीनियंस देता है, प्योर एयर नहीं देता है। वो देखिए आप जैसे आपने वीडियो में भी देखा वही कि वो अंदर की एयर अंदर ही घुमाता रहता है, बाकी कुछ नहीं। उसके साथ में वो जब काम करता है तब कुछ गैसेस बाहर निकलती हैं, वो हमें डैमेज करते हैं। तो इसी की वजह से हमें एसी हो तो भी एयर प्योरीफायर की जरूरत है, राइट? तो ये है। क्या ये हमारी इम्यूनिटी को कम करेगा? बिल्कुल भी। फ्रेश एयर लेने से
उल्टा इम्यूनिटी बढ़ने के लिए हेल्प करेगा ये, राइट। इससे अस्थमा के अटैक्स कम हो गए, एलर्जी के अटैक्स कम हो गए, काफ़ी सारी, जैसे कि खांसी जुकाम बार बार होना है, ये भी कम हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अभी जून में WHO ने ये भी डिक्लेयर किया कि एयरबॉर्न प्रिकॉशंस लेने के लिए, जो इन्फेक्शन होगा एयर के थ्रू, उसको प्रिकॉशंस लेने के लिए मेडिकल स्टाफ हो या मेडिकल वर्कर्स हो, उनको उससे बचने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, बैरियर्स यूज़ करने पड़ेंगे, तभी हो सकता है। मोस्ट ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी हो सकता है, ये भी WHO ने कहा है। जैसे किसी को खांसी वो खांसता है तो उससे बढ़ेगा, राइट। तो ये है, यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है। इट वॉज अमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, राइट, ये कैसे काम करता है, राइट। अभी DCI ने, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में ये गाइडलाइन जारी की है कि अगर आपका क्लिनिक चालू है तो आपको क्लिनिक में हिफा फिल्टर वाला एयर प्यूरिफायर लगाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो डेंटल वर्क होता है उसकी वजह से एरोजोल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा है, या डिस्टेंस के बारे में कहा है। तो ये चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके सिवा कोई चारा नहीं है दोस्तों, राइट। अभी मानसून चालू है, तो मानसून की वजह से क्या है, एरोजोल के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो नो एक्सक्यूज, हमें यूज़ करना पड़ेगा। अभी इसका यूज़ करने का पर्पस क्या है और कहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, इस पर डिपेंड करेगा, राइट। सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, जैसे कि हम इसको क्लिनिक्स में यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स में यूज़ कर सकते हैं, होम्स में, ऑफिसेस में, सलून्स में, पार्लर्स में, क्रशेस में, रिटेल सेंटर्स में, शोरूम्स में, राइट। छोटे छोटे शॉप्स हो वहाँ पे भी है, ज्वेलर शॉप्स हो, सही हर एक जगह पे हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल है दोस्तों। आज हम वहाँ पे सैनिटाइज कर रहे हैं तो सिंपल है, एयर प्यूरिफाई भी करना पड़ेगा, तभी हम खुद को कई चीज़ों से बचाएंगे। ना कि सिर्फ कोरोना वायरस है, उसके साथ में कई वायरसेस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शंस या डस्ट होती हैं, उससे भी हम बच सकते हैं। जैसे डेंटल प्रोसीजर में एरोजोल के बारे में बताया, तो उसका भी वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये हमें इम्पैक्ट करता है। Dental aerosols are some of the most dangerous contamination carriers in the dental working environment. Blood, nose, and throat secretions, saliva, bacteria, and viruses can all become aerosolized during standard dental procedures or surgeries. How do dental aerosols impact your practice? Not only is someone at risk of inhaling infectious particles, but these particles remain suspended in the air, settle on surfaces, and are often re-aspirated. In one study, bacteria levels in the air increased 6 to 20 times during treatments in both a multi-chair clinic and a closed operatory. Aerosols even spread over 30 feet into areas where there was no dental activity. Using an air purification system can significantly reduce potentially hazardous bioaerosols created during dental procedures. VitaShield reduces bacteria and fungi by drawing dirty air in with a set of fans, passes it through a shielded UVC chamber, then pushes clean, treated air back out into the room. इन्फेक्शन से बचने के लिए हम बैरियर प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं, केमिकल प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं, वेंटिलेशन एंड एरिएशन हम यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ में हमें एयर प्यूरिफिकेशन एंड सैनिटाइजेशन भी यूज़ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बैरियर प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करें, ग्लोव्स, मास्क, कैप, फेस शील्ड, PPE किट, ऐसी बहुत सारी, या गाउन्स यूज़ कर रहे हैं कुछ लोग। तो ये चीज़ें हम बैरियर प्रोटेक्शन, केमिकल प्रोटेक्शन के लिए क्या करें, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है, ये चीज़ें हम केमिकली क्लीन करने के लिए यूज़ करें, या बहुत सारे सैनिटाइजर्स हैं, राइट, हैंड वॉशेस हैं, इसमें से केमिकल्स हैं। वेंटिलेशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करने को कही है, तो वो यूज़ कर रहे हैं लोग। एयर प्यूरिफिकेशन सैनिटाइजेशन, तो उसके लिए ये लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे हम एक छोटा सा वीडियो है कि जिसमें ये स्मोक को कैसे कंट्रोल करता है, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकता है, इसमें जो फिल्टर्स है एयर प्यूरिफायर में वो कैसे काम करेंगे, इमीडिएट इफेक्ट आपको दिख सकता है। अपना ऑन करने में सारा तो नजर अपना एकदम क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया ना। जितना मर्जी तू अर्जुन हो जी, जितना भी होगा ना धुआं
वो सारा वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो सीधे हो जाएगा। बाप रे, लुक एट दिस। ये क्या बहुत है इसमें, देख के क्या हल्का हल्का साफ होना पड़ेगा अभी। माय गॉड, कितने दिन हुए हैं गगन इसको लगा के? 4 तारीख को लगा। इधर देखो। नहीं 4 को भी नहीं, 4 किधर यार, उसके बाद ना 7-8 को मुझे मिला है, मुश्किल से 10 दिन हुआ है। 10 दिन में इतना है, देखा ये क्या बहुत है। माय गॉड, गाइस मेरे क्लिनिक में मेरा इंडोर एनवायरनमेंट है, उसके अंदर पूरा एसी रूम है इनक्लोज्ड, इसमें ये एयर प्योरीफायर है। दिस इज़ द काइंड ऑफ डस्ट विच इज़ अक्यूमुलेटेड ओनली इन 10 डेज, सिर्फ 10 दिन की बात है ये। सो यू कैन इमेजिन इसके अंदर और जो हेपा के अंदर जो अरेस्ट हुआ है वो कितने पार्टिकल्स हैं, इसमें कितने सारे वायरसेस हैं, कितने सारे बैक्टीरिया जो ये हो गए। सो अमेजिंग टेस्टिमोनियल, गो फॉर द प्रोडक्ट, इट इज़ टू गुड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका परमार एंड आई बिलोंग फ्रॉम चेंबूर, मुंबई। मैं मेडिकल प्रोफेशनल हूँ और मैं काफ़ी हॉस्पिटल्स में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, और उसी की वजह से कुछ हफ्तों पहले मैं कुछ कोविड पेशेंट्स के कांटेक्ट में आई थी एंड उसकी वजह से मुझे भी कुछ सिम्टम्स हो गए थे। सो मैंने भी मेरा कोविड का स्वैब टेस्ट करवा लिया। कोविड का स्वैब टेस्ट करवाने के एक दिन पहले से लेके तीसरे दिन तक इस इंस्टीट्यूशन में जब मुझे आइसोलेट किया गया तब तक मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही थी। दिक्कतें यानी मुझे फीवर था, सोर थ्रोट था, थ्रोट में एकदम बर्निंग सेंसेशन हो रहा था, कफ था, कोल्ड था, फीवर था एंड ये चीज़ें बहुत ही मुझे सता रही थी। मतलब मुझे काफ़ी वीकनेस आ गया था मुझे। और उसी दिनों 3rd डे पे जब आइसोलेट किया गया, मुझे 3rd डे था जब आइसोलेशन का, तो मेरे कलीग का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक एयर प्योरीफायर के बारे में तुझे इन्फॉर्म करना चाहती हूँ और उसी की वजह से तुझे अच्छा भी लगेगा अगर तू अपने बेड के पास रखेगी तो। मैंने उन पे फेथ रखा और इस इंस्टीट्यूशन के हेड से परमिशन लेके मैंने एयर प्योरीफायर मंगवा लिया। एयर प्योरीफायर मंगवाने के बाद मैंने अपने बेड के पास लगवा दिया। जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि एयर प्योरीफायर मेरे बेड के पास है। जैसे ही मैंने एयर प्योरीफायर लगाया, उन्होंने साथ ही साथ एयर प्योरीफायर के साथ ही साथ मुझे कुछ सप्लीमेंट्स भी भेजे, जो सप्लीमेंट्स का नाम था सीबकथॉन, नोनी और कॉम्पोइटिक्स। ये 3 चीज़ें का उन्होंने डोज भी बताया। उस डोज के हिसाब से मैं ये चीज़ें लेती। मेरी मेडिसिन चल ही रही थी, यहाँ की ट्रीटमेंट चल ही रही थी, बट साइमल्टेनियसली मैंने वो भी चीज़ें चालू कर दी थी जैसे उन्होंने बताया था, और एयर प्योरीफायर को मेरे बेड के पास रख दिया मैंने। और उसी के वजह से यह मिरेकल हुआ कि धीरे धीरे मेरा वीकनेस कम होते गया और मेरा ब्रेथलेसनेस टोटली चला गया। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, फर्स्ट डे से अगर मैं खुद को कंपेयर करूँ, आज टुडे इज़ द 11th डे एंड मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ और विदाउट एनी ब्रेक आई कैन टॉक ईजीली। वरना मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही थी, इतना ब्रेथलेसनेस हो रहा था, बट थैंक्स टू हर। सुपर्ब दोस्त, कितना बढ़िया रिजल्ट है विद इन सेकंड्स, तो आप सोच सकते हो। ये देखिए एक एग्जांपल ये है, 2 दिन पहले ये एयर यूज़ करना चालू किया है, तो यहाँ पे कितना सारा डस्ट है, कितनी सारी गंदगी है, देख सकते हैं। अभी इस एयर प्योरीफायर के साथ में कुछ और चीज़ें मार्केट में आती हैं, जिसको प्लाज्मा कस्टोआयन टेक्नोलॉजी कहते हैं, आयन जनरेटर कहते हैं, यूवी लाइट, फोटो कैटेगरी, राइट। यहाँ पे क्या होता है सिचुएशन, यहाँ पे जो इम्पैक्ट आना चाहिए, जो रिजल्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस टेक्नोलॉजी। This technology not working properly, and because of that, ये प्लाज्मा क्लस्टर जो आयन टेक्नोलॉजी है वो बेहतरीन तरीके से हमारे लिए काम करता है। इसका आयन जनरेटर यूवी लाइट फोटो कैटेगरी से ऊपर इसका नाम आता है, इससे बेहतर काम करता है, राइट। आयनाइजर क्या करते हैं, आयनाइजर निगेटिव आयन जनरेट करते हैं, वो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है और ये सभी जो कंटेमिनेटेड एरिया में डस्ट, एलर्जेंस या पोलर्स जो भी चीज़ें रहती है वो सब उसके आगे चिपक जाती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, स्टैटिक चार्ज क्या होता है, जो कि हम बचपन में खेलते हुए स्कूल में कभी खेला होगा अपने घर में भी भाई बहन के साथ। जैसे कि हमारे पास में अगर प्लास्टिक का स्केल हो तो उसको हमारे बालों पर ऐसे घिसते थे और उसके बाद में छोटे छोटे कागज़ के जो टुकड़े हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते थे, राइट। वो हमें मैजिकल लगता था, वो एक्चुअली स्टैटिक चार्ज। सो उसकी वजह से क्या होता है, उतना पोल्यूशन हो, पोलन्स हो, इन्फेक्शन के पार्टिकल्स हो,
वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो फर्नीचर पे बैठ सकते हैं, वॉल पे, कपड़ों पे, कारपेट्स पे, कई जगह पे वो होते हैं, तो उसकी वजह से उल्टा ज़्यादा बढ़ता है आई एलर्जी की वजह से। तो इन्फेक्शन कंट्रोल आए जैसा लगता है लेकिन वो फिर से बढ़ जाता है। दैट इज यूवी लाइट क्या करता है, यूवी लाइट जो है वहाँ से जब एयर पास होती है तो वो O2 चार्ज करके ओजोन का लेयर तैयार करती है, और वो जो है उसका स्पीड मैच न होने की वजह से, और दूसरा ये है कि उसका फैन का स्पीड और उसका स्पीड मैच नहीं होगी, तो उसका टाइम रिक्वायर्ड होता है वो मैच नहीं होने की वजह से अच्छी तरीके से प्यूरिफिकेशन नहीं होता, उसमें से जो माइक्रोब्स बचते हैं सर्वाइव कर जाते हैं वो और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर होता है। और किसी फोटो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में भी उसी तरीके से होता है, जो कि OH रेडिकल्स बाहर निकल के माइक्रोब्स डीएक्टिवेट या किल करने के लिए हेल्प करते हैं, राइट। तो वो जो गैसेस है वो उस तरीके से काम नहीं करते, सेम स्पीड और ये मैच नहीं होता है, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पे H आयंस और O आयंस, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जो बाहर निकलते हैं वो क्या करते हैं, हमारा जो शरीर है उसमें जब भी वायरस आता है या बाहर एनवायरनमेंट में जो वायरस है उसके जो स्पाइक प्रोटीन है वहाँ पे चिपक जाते हैं, और वो वहाँ पे चिपक जाने के बाद में उसको डैमेज कर जाते हैं। जब वो डैमेज हो जाता है तो वो वायरस डीएक्टिवेट हो जाता है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है, वो डीएक्टिवेट हो जाता है, और उसी की वजह से ये कोरोना वायरस पे अच्छी तरीके से काम करता है, राइट। इसके रिसर्च पेपर्स भी है 2004 से लेकर आज तक। सो इट्स बढ़िया दोस्तों, राइट। अभी शार्प को इस रिसर्च के लिए काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं, राइट। ये एयरबोर्न कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट करता है। उसी के साथ में हमारे पंजाब में जो रेलवे के कोचेस हैं वहाँ पे भी प्लाज्मा टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की जा रही है। और ये जो इसका जो स्पेसिफिक मॉडल है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, मॉडल FPJ30MB, राइट। इसका इफेक्टिवनेस इतना बेहतर नहीं है, इसमें प्री फिल्टर है, कार्बन फिल्टर है, हिफा फिल्टर है, प्लाज्मा। इसकी वजह से काफ़ी सारे इन्फेक्शंस के जो अलग अलग पोल्यूटेंट्स हैं उसको वो रोकता है, राइट। तो हम यहाँ पे हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, पैथोलॉजी, MRI सेंटर्स, ऑफिसेस, कोचिंग सेंटर्स, रेसिडेंशियल होम्स, राइट, ट्रस्ट सेंटर्स, यहाँ पे हम इनको हाईली रिकमेंड कर रहे हैं, राइट। इसका अभी एयर फ्लो कैसे होता है, राइट, 20 डिग्री, वो भी हम देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो मैं रोकना चाहूँगा। इट वॉज अमेजिंग प्रोडक्ट गाइस, एयर प्यूरिफिकेशन इज मस्ट, देयर इज नो एनी एक्सक्यूज, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें रोके, तो गो फॉर इट। लेकिन इसका सही प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो प्यूरिफिकेशन के लिए आते हैं, लेकिन कुछ डुप्लीकेट होते हैं, कुछ ऐसे ही तैयार किए जाते हैं कि उसका रिजल्ट अच्छी तरीके से मिलता है। सिर्फ इस प्रोडक्ट को परचेस करना ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसका उतना इफेक्टिव होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि वो हमें हेल्प करेगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, गो फॉर इट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट।